तो टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। देखो, ये टॉपिक ना रिलेटेड है शेल थ्योरम से बहुत ज्यादा। तो एक बार शेल थ्योरम रिवाइज करते हैं। शेल थ्योरम में क्या था, हमारे पास ना दो स्टेटमेंट थी शेल थ्योरम की। दो तरीकों से हमें बताया गया था कि शेल थ्योरम क्या कहना चाहती है। क्या था कि अगर तो कोई यूनिफॉर्म स्फीयर में से पार्टिकल बाहर हो तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगी वो कितनी लगेगी, एफ इज टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर जो ये वाला आर है और जो यहाँ से लेकर डिस्टेंस वाला जो आर है उसमें ये और यहाँ से लेकर डिस्टेंस वाला ये वाला है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस वाला आर है पार्टिकल का वो बड़ा हो या इक्वल हो टू द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। वही अगर जो हमारे पास पार्टिकल है वो बिल्कुल ही बाहर हो, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर हो, बिल्कुल ही बाहर, ये तो थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। अगर वो बाहर है ये तो ड्यू टू शैलो हो रही है। अगर पार्टिकल की वजह से फोर्स लगानी हो तभी ये सेम होगी, सेम ये वाली कंडीशन भी वही होगी। अगर वो पार्टिकल जो है अंदर आ जाए शेल के तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर है पार्टिकल और ये उसका सेंटर है, इतना डिस्टेंस है, कोई फोर्स नहीं लग रही है। लेकिन अगर पार्टिकल जो है एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि वो अपना ही एक अलग से स्फीयर बना रहा है, इस तरह से अपना ही अलग से एक शेल बना रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फोर्स लग रही है, उस वक्त जो है हमारे पास एफ आएगा जी एम एम, ये जैसे इसका यहाँ से लेके आर था और इसका आर ये था, ठीक है, अपॉन आर क्यू। ये चीज हमारे पास एक कंडीशन आई थी कि फार इज लेस देन आर, ये कंडीशन को ध्यान है। तो ये कंप्लीटली जो चीज है शेल थ्योरम पे बेस्ड है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो अर्थ के सरफेस के दूर है, सरफेस पर है, सरफेस के अंदर आ गया, अंडरग्राउंड आ गया, जैसे बेसमेंट वगैरह वाले मतलब अपने निकाल सकते हुए, ठीक है, या और भी नीचे आ गया, मान लो माइनिंग कर रहे हैं डायमंड्स की, उस वक्त उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे लगेगी, ठीक है, इसके बारे में बात कर रही है। तो बेसिकली हमारा जो ये टॉपिक है अर्थ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम अर्थ का मास उठा के चलेंगे। मास ऑफ अर्थ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4/3 pi r cube rho. Now why we are taking rho, because this is a three dimensional object, अर्थ एक प्लैनेट है, थ्री डायमेंशनल में, फिर हम क्या प्रॉपर डेंसिटी ले रहे हैं। तो द मास ऑफ अर्थ इज 4/3 pi r, क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, और रो क्या है अर्थ की डेंसिटी आर। अब मान लो जो पार्टिकल है या पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है वो अबव दी अर्थ सरफेस है, सरफेस के वो ऊपर आ गया, जैसे हम है, हम सरफेस के ऊपर है, अर्थ की सरफेस के ऊपर ही बैठी है, अंदर तो बैठे नहीं, ना ही हवा में तैर रहे हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट मास है जो कि है अर्थ के आउटसाइड सिचुएटेड है, ये पॉइंट मास एम एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। तो शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ग्रेविटेशन फोर्स होगी एट ए पॉइंट आउटसाइड द अर्थ, तो कितनी होगी, जैसे कि जो इंटायर मास है अर्थ का वो कॉन्सेंट्रेटेड है अपने सेंटर पे, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स इस केस में होगी वो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, और इनके बीच का रेडियस डिस्टेंस है, वैसे रेडियस इसका आर, बट हम डिस्टेंस उठा रहे हैं। हमने क्या किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो आर और ये हो गया, हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो ये आर ये हो गया। तो बिल्डिंग में बैठा हो सकता है इंसान, बिल्डिंग तो सरफेस पे ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम हो जाएगा, 4 आर ग्रेटर देन आर। ऑब्वियसली अगर
डिस्टेंस ये है और हमारे पास तो रेडियस ये है, तो आर तो हमारे पास इससे बड़ा होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा। तो एट दी अर्थ सरफेस हमारे पास ये चीज आ रही है। बट इफ वी आर बिलो द अर्थ सरफेस, देन व्हाट? वहीं पे वही शेल थ्योरम वाली ये चीज हमारे पास है। मान लीजिए अब क्या हो रहा है, मेरे पास ये तो है अर्थ, ठीक है, और जो पॉइंट मास है मेरे पास एम यहाँ पर है, तो वो अर्थ के स्फीयर के अलोंग अपना एक इमेजिनरी अगर हम स्फीयर बना के चले वो कर रहा है। ये सेंटर है अर्थ का, इसका रेडियस आर और इसका यहाँ से डिस्टेंस आर ये। अब क्या हो गया, आर छोटा हो गया, आर इज लेस देन कैपिटल आर, है ना। तो अब क्या होगा कि देखिए, ये इसको ना हमने पॉइंट मास को अंदर माइन कर दिया, अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ नीचे ले आए उस पॉइंट मास को। पहले ये मास यहाँ पर था तो यहाँ ले आए, डेप्थ डी नीचे। तो जो उसका ओरिजिन से या सेंटर से अर्थ के कोर से जो डिस्टेंस था वो स्मॉल आ रहा था। तो जो पॉइंट मास है एम, ये पॉइंट मास पी है, उसका मास है एम। ये एक तरह से एक जो हमारे पास शेल बन रहा है इसके बिल्कुल बाहर लाई कर, शेल से कहती है, जो आउटर शेल है वो कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगा स्मॉल मास के ऊपर, लेकिन जो इनर स्फीयर है, जो ये वाला स्फीयर है, ये एक्सर्ट कर रहा है एक फोर्स ऑन दिस मास, दिस पॉइंट मास, ताकि वो क्या है, जो हमारे पास एम आर जो बन रहा है यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे एट द सरफेस, यानी कि ना तो बिल्कुल नीचे धंस जाए ना ही ऊपर जाए, ये अपनी पोजीशन पे रहे, ठीक है। तो क्या किया था हमने, एफ फिजिकल्स टू जी एम, देखो एम है पॉइंट मास और एम आर हम क्या लेंगे, एम आर इज काइंड ऑफ द मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ को एम आर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली ना आप एम आर ले रहे हो अपॉन, एम आर शेल के मास को ले रहे हैं, अर्थ तो कोई मास तो लगा ही नहीं रही है, तो एम आर शेल ऑफ मास का शेल, मास ऑफ शेल ले रहे हैं, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अगर मास का इतने तो मास अर्थ के अंदर जो शेल होगा उसका कितना होगा, वो भी सेम होगा, फोर कौन से फाइव आर क्यूब रो, है ना। और अगर मैं इसको मास ऑफ अर्थ से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर ये चीज देखने वाली है, तो इसको मास ऑफ अर्थ से कंपेयर किया जाए, इस चीज को यहाँ पर लेके आते हैं, एम आर दिया 4.3 पाई आर क्यूब रो। अब देखिए, ये अगर मैं इसके ऊपर इसको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहूँ, मेरे पास एक मास ये भी है आर क्यूब वाला, है ना। अब इसको कैसे कंपेयर करें, कंपेयर नहीं करते, क्या करते हैं, हम्म, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब करते हैं अर्थ के रेडियस में, ठीक है। ये कर दिया हमने, 4/3 पाई आर क्यूब रो, क्यूब इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चीज नहीं है, 10 के 1 हो जाएगा। अब क्या करना, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते हैं इन दोनों के बीच में। क्या करेंगे, जो कैपिटल आर क्यूब है उसको ना इसके अंदर ले आएंगे, पाई आर क्यूब रो, इसको बाहर ले जाते हैं, ठीक है। ये चीज क्या है, वही ये चीज आ गई मास ऑफ अर्थ। तो जो शेल वाला है दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ टाइम्स जो डिस्टेंस है शेल वाले का या पॉइंट मास का अपॉन दी रेडियस ऑफ अर्थ का, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अभी एम आर की वैल्यू मैं यहाँ पर फिल करूंगी, मेरे पास पहले फॉर्मूला, ठीक है।
तो एम आर की वैल्यू वहां पर दोबारा जाएंगे, जी एम एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और नीचे मेरे पास यहाँ पर आर किया पड़ा, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, जी एम एम आर अपॉन आर क्यूब। शेल थ्योरम में भी यही चीज की थी, ये रही, सेम वही चीज आ गई, यही कंडीशन थी, सेम कंडीशन के लिए आ गया हमारे पास डेफिनेटली। ठीक है, अब देखिए ये था अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर भी रखा था तो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर था ये, अगर बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर होगा तब क्या होगा, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अगर बिल्कुल ही ऑन द अर्थ सरफेस हो, सरफेस के बिल्कुल ऊपर, यानी कि हम जमीन के ऊपर बैठे, जैसे कि अभी तो हम चेयर पे या बेड पे बैठ के इसको पढ़ रहे होंगे, हो सकता है अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हो, पता नहीं, 12वीं मंजिल में भी बैठे हो, है ना, 5वीं चौथी मंजिल पे भी बैठे हो सकते हो, दूसरी मंजिल पे भी बैठे हो सकते हो। अगर बिल्कुल ही हम सरफेस के ऊपर हो, जमीन पे आ जाए, उस वक्त हमारे ऊपर क्या फोर्स लगेगी। देखिए यहाँ पर ये ये तो ऊपर चले गए थे, अब बिल्कुल ही जमीन पे आ गया, यहाँ पर ये मास है, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, ग्रेविटी लग रही है मुझे, ठीक है, तो आर सी सेंटर, अर्थ का मास है 7 और रेडियस है इसका, ठीक है। अब देखिए अगर मास सिचुएटेड हो ओनली अर्थ सरफेस, तो देखो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर, जितना ये है उतना ही ये हो गया, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों एक ही बात हो जाएगी। जब ये चीज हो जाएगी जो हमने पहले निकाला था, एफ इज इक्वल टू जी एम एम आर अपॉन आर क्यूब, इससे वैल्यू फिल कर दी, क्या आ जाएगा, जी एम एम आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, जी एम एम अपॉन आर क्यूब, याद आया कुछ, रिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे ही किया था, तो प्रॉपर वही आ गया कि जो मास है एक्सपीरियंस कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, ये चीज इसके ऊपर ऐसे एक्सपीरियंस की जा रही है, और ये अर्थ का पूरा जो लग रहा है, पूरा अर्थ उसको अपने ऊपर खींच रही है। तो अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लूं, एस इक्वल टू एम ए होता, लेकिन यहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी है, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, दोनों को कंपेयर कर दें, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो जी एम एम होल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, कैंसिल, स्मॉल वाला कैंसिल होगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इससे हम ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एक तरह से एक रिलेशन भी बन रहा है, ये कंसिडर करना है कि अर्थ है, स्फीयर है, उसका मास है कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, मान लो एक बॉडी है, वो बिल्कुल ही उसकी सरफेस के ऊपर बैठी है, यहाँ पर बिल्कुल सरफेस पे है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, वो क्या होगा, अगर मैं इसको यहीं से शुरू कर दूं, ये चीज नहीं करनी है इसमें, यहीं से शुरू कर दूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी ये, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस, क्या थ्योरम को यूज करके हमने यहाँ तक ले आए। तो अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, एफ को प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पॉइंट मास, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उठाएंगे, दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे, हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यू ऑफ जी है ये डिपेंड करती है मास के ऊपर, ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है, जी कहाँ पे लिखूं, जी डिपेंड्स अपॉन मास, साइज एंड शेप
of body falling under gravity। ठीक है, अब इसी की हेल्प से आप मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब इसमें बच्चा क्या है कि मेरे पास मास ऑफ अर्थ है, वो निकालना है। अब मेरे पास ना अभी पिछले रिलेशन में क्या निकला था, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहीं से मैं मास निकालू सॉरी जी आर स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, नोइंग द वैल्यू। अब हमारे पास देखो सीधी सी बात है, अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ पे जी कितनी है 9.6, अर्थ का कितना रेडियस कितना है 10⁻6 आएगा, यहाँ पर 10⁻8 नहीं आएगा। ठीक है, और कैपिटल जी हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने निकाला था 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू सब यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 6.37 इंटू 10⁻6 की होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11। इसको जब सॉल्व करते हैं, देखो कुछ हद तक तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 10⁻12 हो जाएगा, ये -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगा। ठीक है, किंतु ये चीज कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हो, किसके साथ किससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 5.97 10⁻24 आ जाएगा। पॉइंट्स आगे पीछे होते हैं, वैसे यहाँ पर 23 बनता है, पॉइंट्स आगे पीछे होंगे 24 आ जाएगा। और तो एग्रीगेट करके कहते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। तब अर्थ की एवरेज डेंसिटी भी निकालनी है। बर्नों की हाँ देखो, जी जो है सबसे पहले कैवेंडिश ने निकाली थी, तो वेट भी जो है उसने कैवेंडिश ने ही फाइंड आउट किया था। ठीक है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है, तो अगर मैं आपको प्रॉपरली स्फीयर मानूं, वैसे अर्थ की शेप स्फीयर नहीं है, वो बहुत ऊपर खाबड़ है। अगर मैं अर्थ से सारी की सारी हवा निकाल दूं ना, एटमोस्फेयर निकाल दूं, तो ये स्फीयर नहीं है बेटा, ये बहुत ऊपर खाबड़, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र आ गया, इस तरह की शेप एक्चुअल में। बट वी आर कंसिडरिंग इट विद द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। विद द एटमोस्फेयर जब ले रहे हैं तो ये प्रॉपर स्फीयर है। ठीक है, उसका स्फीयर है, उसका रेडियस आर है, उसकी एवरेज डेंसिटी रो है। मास क्या आएगा, डेंसिटी क्या होती है वैसे, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर मैं यहाँ से मास कर दूं वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी आ जाएगा। वॉल्यूम क्या आएगा स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब। पता चला ये कैसे आया था, टाइम्स रो, जो हमने पहले ही कंसिडर कर लिया था, इस तरह से आया। मास ऑफ अर्थ का रिलेशन हमने पीछे निकाला था जी आर स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब दो रिलेशन आ गए, कंपेयर कर दो बेटा। 4/3 पाई आर क्यूब रो इक्वल्स जी आर स्क्वायर अपॉन जी, के साथ ये चीज कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा रो की वैल्यू आ जाएगी जी आर इंटू 3, 4 पाई इधर आ जाएगा 4 पाई जी। ठीक है, यहाँ पर आर, अच्छा इधर बचा है सॉरी, 3 जी आएगा यहाँ पर बस, आर तो इधर बचने का नहीं बचा, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज फिलिंग कर दो बेटा। 9.8, आर कितना है 6.67, नहीं 37 था यहाँ पर, 37 इंटू 10⁻6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11
इंटू 4 इंटू 3.14, आप करो इसको। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखनी चाहिए कि 500 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है। अच्छा, एक आपको न्यूमेरिकल करवाना है। कैप्टनस लॉ ऑफ पीरियड्स वैसे आपको सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बट उसका हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, क्या है? इट इज m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन g t स्क्वायर। ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक डाटा आया है दैट चीज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 टू 10 टू द पावर 6, डिस्टेंस टू द मून r है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, और जो टाइम पीरियड है मून की रेवोल्यूशन दैट इज 27.3 डेज। तो मास ऑफ अर्थ हमें ऑब्टेन करना है। मास ऑफ अर्थ कैसे निकाल लेंगे? जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी। बहुत सिंपल है, वैल्यूज डालनी है। वैसे तो मास ऑफ अर्थ हम पहले निकाल चुके हैं, अभी हमने निकाला है, सेम वही चीज है, 10 टू द पावर 6 की स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, इससे हमने मास निकाला था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी थी? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। बट हमें क्या निकालना है? दो डिफरेंट वेज में निकालना है। ये तो हमारे पास एक वे हो गया रिलेशन बिटवीन जी एंड जी वाला। दूसरा वे मैंने अभी आपको बताया कैप्लस लॉ ऑफ पीरियड, इसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मास होगा उसका विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और यहाँ पर आर क्यूब है, आर स्क्वायर नहीं है, आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर। वैल्यूज फिल करते हैं, 3.14 की स्क्वायर कर देते हैं। आर देखिए हमें यहाँ पर दिया है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 की स्क्वायर, और 6.67 इंटू 10 टू द पावर -7, 27.3 डेज। 27.3 डेज को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे सेकंड्स में निकालना है। बाकी ये टर्म मेरे पास सेकंड्स में है, ये टर्म भी ये नहीं, बट ये टर्म मेरे पास सेकंड में आ रही है। ठीक है, मीटर सेकंड हमारे पास ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, एमटीएस चल रहा है, सीजीएस में चल रहा है। तो इसको सेकंड से करें तो 24 इंटू 60 इंटू 60, और के टाइम के अकॉर्डिंग सेकंड से निकाल लेंगे और उसी स्क्वायर को कर देंगे। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 किलो का। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो द कैप्लस लॉ ऑफ पीरियड क्या है, ये आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट फाइंड द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन एनी न्यूमेरिकल, जब भी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात होगी, ये वाला फॉर्मूला उठाओ, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं वेरिएशन जो होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन भी देख लें, एक छोटा सा टॉपिक है, करते हैं वेरिएशन इन स्पेस डेंसिटी इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस जी। इसमें क्या वेरिएशन आती है बेटा? ये वेरिएशन डिपेंड करती है ऑन द अर्थ। देखो मैंने अभी बताया, वैसे हम इसको अर्थ को क्या ज्यूम करते हैं, स्फीयर, बिकॉज इट हैज एटमॉस्फेयर अराउंड इट। वो एक पूरी लेयर बना के बैठा है, जिस कारण हमें वो स्फेरिकल दिखते हैं, हमें इवन स्पेस से भी वो स्फेरिकल दिखती है। बट एक्चुअल में अगर मैं उसे सारा एटमॉस्फेयर निकाल दूं तो अर्थ की स्पेस वो तो बरसा बनी है ना, बहुत ही ज्यादा। कहीं पे पहाड़ आ गए, कहीं पे कुछ आ गया, तो उसके कारण दिक्कत आती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम इसको विद एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही जब ले ली तो उसे सब कुछ अपनी तरफ खींच लिया, तो एटमॉस्फेयर को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखो, कहीं पे तो एल्टीट्यूड है, देखो कहीं पे डेप्थ भी है, जहाँ पर समुद्र की वहां पे डेप्थ आ जाएगी। ठीक है,
कहीं पे उसकी शेप कैसी आ गई, कहीं पे उसकी रोटेशन कैसी आ गई, उसके अकॉर्डिंग क्या है वरी करती है। अगर मैं सिर्फ हाइट का भी आपको इस वाले में सिर्फ हाइट का करवाऊं, हाइट यानी कि एल्टीट्यूड, देखिए हमने अभी तक क्या किया है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, और मैं एक 8वीं 9वीं मंजिल या समझ लो बुर्ज खलीफा के टॉप पे हूँ, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ अर्थ हो, ये अर्थ का सरफेस है ए, और ये बुर्ज खलीफा है जिसके टॉप पे मैं बैठी हूँ, यानी कि सरफेस से मैं एच हाइट ऊपर हूँ। यहाँ से तो इसका रेडियस काउंट करेंगे ना, यहाँ से तो इसका हाइट नहीं काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ से हम हाइट काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये मैं एच हाइट ऊपर हूँ सरफेस पे, ठीक है। तो अगर जी यहाँ पर एच हाइट से अगर यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाऊं, यहाँ से मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी जी एच, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट एट ए हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो जी एच क्या लगेगा, देखो जो ग्रेविटी है वो सेंटर तक लगती है, ठीक है, अर्थ की कोशिश होती है हर एक चीज को सेंटर तक ले आओ, बट देयर आर वेरियस फोर्सेस जो कि ऐसा पॉसिबल ही होने देते, तो जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन क्यू अपॉन आर प्लस एच हाइट आ गई, आर प्लस एच की होल, ठीक है। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी है, इक्वेशन नंबर 2 दे दी है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया 1 के साथ, यानी कि मेरे पास आ जाए जी एच अपॉन जी, जी एच जी एम अपॉन आर प्लस एच की होल अपॉन जी एम अपॉन आर। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें यूज होगा, ये टर्म पूरी नीचे जाएगी, और ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन जीएम, जीएम जीएम कैंसिल हो जाएगा, कितने बचा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच की होल स्क्वायर। तो इस चीज को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको, होल स्क्वायर को खोलेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर कैंसिल होगा, तो क्या करेंगे आर स्क्वायर नीचे वाले में से कॉमन निकालेंगे, देखिए फर्स्ट में से आर निकला, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर सीधे निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर बचा 1, आर के ऊपर स्क्वायर बाहर निकल गया, प्लस एच, इसके पास आर या आर स्क्वायर नहीं है तो वो नीचे डिवाइड हो गया, आर आर डिवाइड होगा, स्क्वायर नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो ये कैसे एच फोर आर रेस टू पावर -2, जब भी डिनोमिनेटर के नीचे कोई पावर वाली टर्म होती है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। तो अगर मैं इस चीज के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं इस टर्म पे, बाइनोमियल थ्योरम पता है ना, किसी भी हमारे पास वेरिएबल की पावर को, ठीक है, उसको उसके ऊपर जब हम वो थ्योरम लगाते हैं तो काफी सारे उसमें चेंजेस आ जाते हैं, मेरे को प्रॉपर एक्सप्लेन करनी आती है टू बी ऑनेस्ट। तो उसमें ये होता है कि जो पावर है वो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हमारे पास चल जी एच और जी की रेशो, देखिए रेशो चल रही है, कोई एक प्रॉपर टर्म नहीं चल रही है, रेशो चल रही है, जो पावर है जब ये जो वेरिएबल है उसके साथ आके मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म के साथ कैटेगरी सॉरी सेकंड टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई होगी, क्या अपना ये 1 - 2h अपॉन आर, ठीक है, h अपॉन आर नेगेटिव हो गया, ऊपर से डबल नेगेटिव हो गया, एच तो पहले ही बेटा बहुत छोटा है, अगर मान लो एच बहुत छोटा है आर से, तो एच अपॉन आर तो और भी छोटा हो जाएगा 1 से, तो जो हायर पावर है एच अपॉन आर से उसको निग्लेक्ट कर लेना, मतलब कि ये -2 के आगे नहीं जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम में ना ये अब आगे की आगे कंटिन्यू होता जाता है, जैसे 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू होता जाता है, तो सिर्फ इसको -2 अपॉन आर हो गया, एच अपॉन आर हो गया, आगे बस स्टॉप कर दो, आगे निकलना नहीं भी हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके, तो 1 - 2h अपॉन आर हो गया, ठीक है, जी इधर ला दो, हमें जी एच चाहिए था, बेसिकली यहाँ पर कितनी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी लगती है 1 - 2h अपॉन आर टाइम, इतनी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी लगी है यहाँ पर, यहाँ पर अब हमें क्या पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं ये कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। देखो आप वैल्यूज फिल करोगे, एच की वैल्यू फिल करोगे, आर की वैल्यू फिल करोगे, जी की वैल्यू फिल करोगे, आपको ये वैल्यू बहुत कम मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस जी। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर पता चल रही है, जो जी है ये लेस होती है एट माउंटेन। पहाड़ों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम लगती है, यही कारण है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है। ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी विल बी रिड्यूस्ड बाय 36%। इतनी परसेंट क्या ये रिड्यूस हो जाएगी क्या जी की वैल्यू, कि कितनी हाइट हम ऊपर जाए। ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है भाई 64 किलोमीटर 100 किलोमीटर होता है। तो देखिए जी एच क्या आएगा जब मेरे पास इतनी रिडक्शन हो जाएगी, तो 100 माइनस 36 ऑफ जी क्या आएगा, 64% ऑफ जी। देखो जी रिड्यूस हो रहा है, जी एच कितना रिड्यूस होगा, ये कितना बढ़ेगा, ये हमें 100 माइनस करके पता लगेगा। सीधी सी बात है, 100 से घटा के देखेंगे तो परसेंटेज को हटा दो भाई, पुराना फॉर्मूला बटा 100 कर दो इंटू जी। ठीक है। बट हमने अभी जी एच की वैल्यू क्या की, जी इंटू एक हमने पहले किया था आर स्क्र अपॉन आर प्लस एच के स्क्र, जिसके ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम वगैरह लगाई थी, है ना। तो यहाँ पर जी एच की वैल्यू मेरे पास ये है, क्या आ जाएगा 64/100 इंटू जी, यहाँ पर जी आर स्क्र अपॉन आर प्लस एच की होल स्क्र, कैंसल। अब देखिए यहाँ पर इधर देखिए 64/100 इक्वल्स टू आर स्क्र अपॉन आर प्लस एच की होल स्क्र। अगर मैं इस साइड भी स्क्र कर दूं, ये कितना हो गया 8 की स्क्र, ये कितना हो गया 10 की स्क्र। ये पर ना अब आमने सामने स्क्र वाले कैंसिल होंगे, ये भी मैथमेटिक्स में होता है, ये चीज भी मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, स्क्वायर्स कैंसिल होंगे, पावर्स कैंसिल हो जाती है इक्वेशन में। तो 8/10 क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर प्लस एच। ठीक है। तो एच अब आप यहाँ से निकाल लोगे, कैसे भी करके देख लो आप इसको, आर प्लस एच को 8 आर प्लस 8 एच इक्वल टू 10 आर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है। 8 एच आपके पास आ जाएगा 10 - 8 2 आर, एच आ जाएगा 2/8 आर, तो एच आ गया 1/4 आर। एक चौथाई आर कितनी थी 6400 किलोमीटर अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा 1600 किलोमीटर। इतनी हाइट पे जाके जो जी है 36% के रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अभी भी रेशियो जी विद डेप्थ करेंगे, चलिए यहाँ तक इसका सारा रिवाइज करो।